हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा। ये जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं ये एमए फाइनल का जो 5th पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें ये टॉपिक है भारत में शिक्षा कि आधुनिक भारत में शिक्षा का किस प्रकार प्रसार हुआ, किस प्रकार जो हम आधुनिक शिक्षा हम आज ले रहे हैं उसका प्रारंभ कैसे हुआ, उसके पहले कौन सी शिक्षा पद्धति चलती थी, इन सब के बारे में डिस्कस हम इस वाले टॉपिक में करेंगे। हम देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ यूरोपीय जातियों के आगमन से माना जाता है। ये जातियां थी पुर्तगाली, डच, डेनमार्क, फ्रांसीसी और अंग्रेज। इन विदेशी जातियों ने देश में जिस शिक्षा को प्रारंभ किया वह सर्वसाधारण शिक्षा थी। अंग्रेज शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। इसके पूर्व इस शिक्षा के जन्म और विकास पर कुछ प्रकाश डाला जाए, इस बात पर विचार करना ज़्यादा उचित होगा कि आधुनिक शिक्षा का क्या अर्थ है। भारत में आज जो शिक्षा प्रचलित है वो प्रारंभ में अंग्रेजी के नाम से अधिक जानी जाती थी। लॉर्ड मैकाले के प्रयत्नों से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, किंतु भारतीय भाषाओं के अध्ययन की उपेक्षा नहीं की गई थी। दूसरा इसमें जो हम बात करेंगे वो है कि अंग्रेजों के भारत में आगमन से पूर्व तथा उसके पश्चात भी पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, जर्मन, कैनेडियन और अमेरिकन ईसाई पादरियों ने अपने अपने स्कूल भारत के विभिन्न प्रदेशों में खोल रखे थे। अतः हम देखते हैं कि भारत में जो शिक्षा प्रचलित की गई उसमें भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन के प्रावधान तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के पादरियों के बहुमूल्य योगदान के कारण उस शिक्षा को केवल अंग्रेजी शिक्षा कहना उचित नहीं है। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में पश्चिमी विश्लेषण भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने से 19वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में देशी शिक्षा का योगदान बिल्कुल विस्मृत हो जाता है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक दृष्टि से कनाडा और अमेरिका से आए ईसाई मिशनरी पश्चिम क्षेत्र में नहीं आते। अतः आधुनिक भारत की उस शिक्षा को जिसमें कैनेडियन और अमेरिकन पादरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है केवल पश्चिमी कहना उचित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शब्द का प्रयोग ही अधिक उपयुक्त होता है। आधुनिक भारतीय शिक्षा में भारतीय दर्शन और विचार ही सम्मिलित नहीं है, उसमें आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के मूल सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। 19वीं सदी में भारत में प्रचलित शिक्षा को आधुनिक शिक्षा कहे जाने का सबसे बड़ा आधार वे अनेक विशेषताएं हैं जो उस शिक्षा को प्राचीन तथा परंपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति से पृथक करती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा को हम पश्चिमी शिक्षा नहीं कह सकते या केवल अंग्रेजी शिक्षा नहीं कह सकते, क्योंकि इस शिक्षा पद्धति जो भारत में विकसित हुई उसमें न केवल अंग्रेज शिक्षा का हाथ नहीं था, अपितु फ्रांसीसी, पुर्तगाली, कैनेडियन, अमेरिकन, ईसाई पादरी आदि का भी योगदान था। इसके अलावा जो प्राचीन भारत में जो शिक्षा पद्धति चल रही थी वो भी इसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सबकी एक मिक्स, एक घुली मिली पद्धति थी जो हमें आधुनिक शिक्षा के माध्यम से हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है कि 1854 तक मिशनरी शैक्षिक उद्यम, मतलब 1857 तक जो मिशनरी थे, जो ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। इन जो ईसाई मिशनरी थे इनका प्रमुख जो कार्य था वो था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। आधुनिक भारत में शिक्षा क्षेत्र में निजी उद्यम में मिशनरी अग्रणी थे, परंतु उन्होंने यह विद्यालय धर्म परिवर्तित व्यक्तियों के लिए चलाए। प्रारंभ में जिन लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया वे हिंदू समाज के सबसे निम्न वर्गों के थे, अतः वे निरक्षर थे। इन्हें पढ़ने व लिखने की शिक्षा दी गई और बाइबिल को भारतीय भाषाओं में छापा गया। व्यावसायिक विद्यालय भी खोले गए जिसमें धर्म परिवर्तन व्यक्ति अपनी जीविका कमा सके और सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम डेनमार्क से आए मिशनरियों ने काम किया। इनके प्रसिद्ध अग्रणियों में थे जीगन बेल्स और प्लूयूसा महत्वपूर्ण थे। 1706 के बाद दक्षिण भारत में मिशनरी व शैक्षणिक कार्य शुरू हुआ। कंपनी का व्यवहार उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। इसके विपरीत
जिन मिशनरियों ने बंगाल में काम किया उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना पड़ा। बंगाल में डॉक्टर केटे, डॉक्टर वॉल्ट, मॉर्शमैन सीरमपुर की दल बस्ती में बसे और उन्होंने बाइबल का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाने पर बल देती थी। इसलिए 1813 तक उसने मिशनरी कार्य करने वालों का विरोध किया। 1792 में चार्ल्स ग्रांट ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति, एक टिप्पणी, जिसमें उसने भारतीयों को नैतिक दृष्टि से क्या बताया, पतित बताया। उसने लिखा, बंगाल में तो सत्यवादी एवं ईमानदार मनुष्य का मिलना एक महान घटना है। हमें ऐसा लगता है कि अपने संपूर्ण आचरण में अंतर्विवेक रखने वाले मनुष्य यहाँ नहीं हैं। अर्थात ग्रांट का कहना था कि जो सच्चे व्यक्ति हैं वो भारत में नहीं मिलते। ग्रांट के अनुसार भारत समाज की दयनीय दशा के दो कारण थे। पहला, अज्ञान और उपयुक्त धन का अभाव। अतः उसने भारतीयों को शिक्षित करने और ईसाई बनाने का समर्थन किया। किसने? चार्ल्स ग्रांट ने। और इसके लिए उसने अंग्रेजी भाषा को उपयुक्त माध्यम बताया। भारतीयों को अंग्रेजी साहित्य, दर्शन और धर्म की शिक्षा देने पर उसने बल दिया। उसने माना कि यदि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया तो भारतीय अनिवार्य रूप से ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे, किंतु ग्रांट का यह अनुमान उस समय में ही असत्य सिद्ध हो गया। परंतु उसके अनेक सुझाव ऐतिहासिक महत्व के हैं और इसलिए अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण ग्रांट ने ही किया और उसे भारत में आधुनिक शिक्षा का क्या कहा जाता है? जन्मदाता। किसको? चार्ल्स ग्रांट को। मिशनरी शिक्षा के क्षेत्र में 1813 के चार्टर अधिनियम ने एक नवीन अध्याय जोड़ा। इसके द्वारा भारत में धर्म प्रचार और शिक्षण कार्य को स्वतंत्रता मिली। थोड़े ही समय में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों में मिशनरियों का एक जाल सा बिछ गया। अनेक नई संस्थाओं का जन्म हुआ, जिनमें प्रमुख थी लंदन मिशनरी सोसाइटी, चर्च मिशनरी सोसाइटी, बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी आदि। अतः 1854 तक भारत में जो शैक्षिक उद्यम था उसमें अधिकांश भाग मिशनरियों का ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं। मिशनरियों के क्रियाकलापों सभी स्थान पर एक जैसे नहीं थे। मद्रास में उनका शिक्षा प्रसार सबसे ज्यादा था। मुंबई और बंगाल के बाद मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में उनका प्रभाव उतना नहीं था और पंजाब में उनका प्रभाव न के बराबर था। अतः हम देखते हैं कि जो चार्ल्स ग्रांट का जो प्रस्ताव था तो उनका ये मानना था कि जो भारत में जो जनता है वो सत्यवादी नहीं है या वो धर्मनिष्ठ नहीं है, क्योंकि वो किसको नहीं मानती? वो ईसाई धर्म को नहीं मानती, वो बाइबल नहीं पढ़ती। तो उनका प्रमुख मत यही था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण संस्थान खोले जाएं, लोगों को साक्षर किया जाए और उनकी स्थानीय भाषाओं में बाइबल को छपा के दिया जाए। उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जैसे न तैसे यहाँ की जनता को क्या बनाया जाए? ईसाई बनाया जाए। इसलिए ईसाई मिशनरियों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के तहत यहाँ क्या खोले? यहाँ ईसाई जो स्कूल खोले गए और जो व्यक्ति धर्म परिवर्तित कर लेते थे उनको यहाँ क्या किया जाता? उनको पढ़ाया जाता था। समझ में आया? तो देखते हैं कि जैसे जैसे भारत में व्यापारी कंपनी आई, जो भिन्न भिन्न देशों से कंपनी आई, उनके साथ उनके ईसाई मिशनरी भी आए और उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, इनमें क्या खोले? अपने विद्यालय खोले और लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की गई। अगला जो पॉइंट आता है वो होता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 से पूर्ण मिशनरी दल और कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए प्रयास किए थे, परंतु इनकी सम्मिलित उपलब्धि अत्यंत सीमित थी। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। अर्थात 1813 से पहले कंपनी ने शिक्षा की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। जो जितने भी कार्य हुए वो निजी हाथों से वो चाहे ईसाई मिशनरियों के हाथे हुए हो, चाहे वो कुछ व्यक्ति विशेष के हाथे हुए हों। लेकिन अब 1813 के चार्टर एक्ट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की। अनेक कारणों से सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना उचित समझा। भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं ने
इस नीति को प्रेरित किया। ये काल इंग्लैंड में औद्योगिक विकास का काल था। इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुएं भारत में आने लगी थी और दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार हुआ था, जिसके लाभ इंग्लैंड को ही प्राप्त होता था। कुछ उद्योगों का प्रारंभ भारत में भी किया गया। भारत के साथ व्यापार और नए उद्योगों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए ऐसे मैनेजरों और एजेंटों की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी भाषा जानते हो। इन आर्थिक आवश्यकताओं के साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकता भी थी। किसको? ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार को विजित भूभाग के विस्तृत राजनीतिक प्रशासनिक तंत्र को कार्यान्वित करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी। अतः ये उचित समझा गया कि स्कूल व कॉलेजों की स्थापना करके भारतीयों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाए, जिसमें वे सरकारी सेवाओं में अधीनस्थ पदों पर कार्य कर सकें और सरकारी एवं व्यावसायिक कार्यालयों को क्लर्क, नई विधि व्यवस्था को वकील, शिक्षक, डॉक्टर आदि प्राप्त हो सके। ब्रिटिश शिक्षा और संस्कृति का प्रसार अंग्रेज अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे। मैकाले ने भी इसी विचारधारा को अपनाया। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण लोग ब्रिटिश शासन को अधिक प्रसन्नता से स्वीकार कर लेंगे। वह अंग्रेजी शिक्षा को राजनीतिक दृष्टि से आवश्यक मानता था। कौन? एल्फिंस्टन। अनेक अंग्रेज मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय ब्रिटिश राज्य के प्रबल समर्थक बन जाएंगे और जनता में ब्रिटिश सिद्धांतों व विचारों का प्रसार होगा। इस प्रकार ब्रिटिश पूंजीवाद की राजनीतिक आवश्यकता और ब्रिटिश संस्कृति की सर्वोच्चता में विश्वास के कारण भारत में आधुनिक शिक्षा की स्थापना की गई। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार प्रारंभ में जो मिशनरियों का ने शिक्षा की नीति अपनाई, उसके बाद 1813 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी नीति चेंज की और उन्हें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा में खर्च करने का बेड़ा उठाया। अगला जो पॉइंट इसमें आता है वो आंग्ल प्राच्य विवाद। लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य थे, जिनके 2 दल थे। एक प्राच्य विद्या समर्थक दल था, जिसके नेता HD प्रिंसेप थे। ये लोग प्राच्य विद्या को प्रोत्साहन देने की नीति का समर्थन करते थे, अर्थात संस्कृत और अरबी के माध्यम को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। अतः इनका मानना था कि जो भारत की जो शिक्षा की जो भाषा होगी वो क्या होगी? वो संस्कृत और अरबी होगी। अपन को ये पता है कि प्राचीन भारत में संस्कृत बोली जाती थी और भारत में जब से मुगल काल आरंभ हुआ या सल्तनत काल जो चला उसमें भारत में सबसे प्रमुख भाषा क्या हो गई? अरबी और फारसी। तो इन लोगों का ये मानना था कि भारत में जो शिक्षा दी जाए वो किसमें दी जाए? अरबी और फारसी के माध्यम से दी जाए। जो दूसरा गुट था वो था आंग्ल दल था, जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। दोनों दलों के बराबर होने के कारण यह समिति ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती थी, प्राय गतिरोध हो जाता था और अंत में दोनों दलों ने अपना विवाद निर्णय के लिए गवर्नर जनरल के सम्मुख रख दिया। कार्यकारिणी परिषद थी गवर्नर की, उसका सदस्य होने के अधिकार से 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र लिखा और उसे परिषद के सामने रखा। मैकाले ने किसका समर्थन किया? मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया। ठीक है, तो देखते हैं कि जब आंग्ल प्राच्य विवाद वो क्या था कि एक ग्रुप चाहता था कि भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाए, दूसरा ग्रुप चाहता था कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। और ये जो कार्यकारिणी परिषद का जो प्रमुख व्यक्ति था मैकाले, उसने अपनी जो महत्वपूर्ण नीति दी वो भारत में आधुनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार बनी। इसको विप्रशन सिद्धांत या अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। उसने कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान का उसने तिरस्कार किया और उसने कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भी भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये बात कहकर उसने भारतीय जो साहित्य था या भारतीय दर्शन था उसका क्या किया? उसने तिरस्कार किया। उसने कहा कि अंग्रेजी भाषा के उपयोग और महत्व के विषय में जो कोई भी ये भाषा जानता है उसको वो महान बौद्धिक ज्ञान जिसे संसार में सबसे बुद्धिमान राष्ट्रों ने उत्पन्न किया है सुगमता से प्राप्त कर सकता है। मैकाले भारतीयों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु अपनी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा से क्या हो? अंग्रेज हो। अर्थात वो भूरे रंग के अंग्रेज बनाना चाहता था जो कंपनी के निम्न स्तरीय कार्य को क्या कर सके? संभाल सके।
लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सरकार ने 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया और निम्नलिखित शिक्षा नीति की घोषणा की। उसने कहा पहला कि ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत के मूल निवासियों के बीच यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का संवर्धन करना होना चाहिए। दूसरा, प्राच्य शिक्षालयों का उन्मूलन तथा बहिष्कार नहीं किया जाएगा। देशी शिक्षण संस्थाओं के समस्त वर्तमान शिक्षक और विद्यार्थियों को उनकी वेतन और छात्रवृत्तियां मिलती रहेगी, परंतु इसके बाद प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां नहीं दी जाएंगी और नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तीसरा जो प्रमुख बिंदु था वो था कि लोक शिक्षा समिति ने प्राच्य कृतियों के मुद्रण तथा प्रकाशन पर भारी धनराशि स्वयं खर्च किए। भविष्य में निधि के किसी भी भाग का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार की यह प्रथम घोषणा थी जिसमें शिक्षा नीति का स्पष्टीकरण एवं भारतीय शिक्षा का उद्देश्य, साधन तथा माध्यम को निश्चित रूप दिया गया था। मैकाले पद्धति एक क्रमबद्ध प्रयत्न था जिसके द्वारा अंग्रेजी सरकार ने भारत के उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित करने का प्रयत्न किया। मैकाले का उद्देश्य जन साधारण को शिक्षित करना नहीं था, वो स्पष्ट जानता था कि सीमित साधनों से जनता को शिक्षित करना विप्रवेशन सिद्धांत या अधोमुखी सिद्धांत कहलाता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति के निर्माताओं के समक्ष एक प्रमुख समस्या यह थी कि किसी एक वर्ग को ही शिक्षा दी जाए या संपूर्ण जनता को। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा, चूंकि हमारे साधन सीमित हैं, अतः जन समूह को शिक्षित करने का प्रयास हमारे लिए संभव नहीं है। हमें इस समय एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन लाखों व्यक्तियों के बीच दुभाषी का काम कर सके जिन पर हम शासन करते हैं। इन्हीं व्यक्तियों का यह कार्य होगा कि वे भारतीय भाषाओं को परिष्कृत तथा संपन्न करके उन्हें जनता तक पहुंचाने के योग्य बनाए। लॉर्ड ऑकलैंड ने सरकारी नीति के रूप में इस सिद्धांत की घोषणा करते हुए लिखा कि सरकार को समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए जिसमें सभ्यता छन छन कर जनता में पहुंच जाएगी। किंतु यह सिद्धांत असफल रहा। इसका प्रथम कारण तो यह था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त हो जाता था, अतः वह अपने देशवासियों को शिक्षित करने का प्रयत्न नहीं करता था। ठीक है। दूसरा जो प्रमुख जो उसका परिणाम निकला वो था कि अंग्रेजी विद्यालयों में शिक्षित व्यक्तियों की विचारधारा में परिवर्तन हो जाता था और वो भारतीय व्यक्तियों की सहानुभूति प्राप्त करने में असफल हो जाता था। वह स्वयं को अशिक्षित निर्धन व्यक्तियों से श्रेष्ठ समझता था और केवल अपने हितों का ध्यान रखता था। अतः हम देखते हैं कि जो मैकाले की नीति थी वो क्या थी कि एक वर्ग को तैयार किया जाए, अर्थात उसने कहा कि हमें भूरे रंग के अंग्रेज चाहिए, मतलब कि जो जिनकी बौद्धिक क्षमता तो अंग्रेजी हो और वो हो भारतीय, ताकि उनको सस्ते में और अपना काम चल जाए, क्योंकि ब्रिटेन से इतने सारे लोगों को लाना मुश्किल पड़ता था और उनको ज़्यादा रकम देनी पड़ती थी। वो चाहते थे कि भारत में ऐसे व्यक्ति तैयार हो जाएं ताकि उनको निम्न पदों पर नियुक्ति दे दी जाए और वो उनके और जो भारतीय जनता थी उनके बीच का एक मध्यम मार्ग बन जाए, मतलब एक ऐसा मार्ग बन जाए कि वो उनकी भाषा को समझ सके और वो उनकी विचारधारा को आम जनता तक पहुंचा सके और आम जनता के विचार वो उन लोगों के माध्यम से सरकार जान सके। इस प्रकार सरकार एक ऐसा वर्ग चाहती थी जो उनकी तरह सोचता हो, उनकी तरह समझता हो और उनका काम को वो आसान कर सके। ये थी मैकाले की नीति। ओके, थैंक यू।